मॉर्निंग जी। शुरू करें भी अपना काम हम लोग। कल तक का डिस्कशन ये था, हमारे पास हाईएस्ट 15-20 मिनट का डिस्कशन है और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास किसी मॉलिक्यूल के दो इक्वल हाफ हो सकते हो, क्लियर ना, दो इक्वल हाफ और उसमें भी आपके पास इवन नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हो, इवन नंबर, ठीक है जी। तो आपको फॉर्मूला जो लगाना है वो 2n-1, मीजो के लिए 2n/n/2-1, ठीक है जी। अब आपके पास अगर n का वैल्यू ओड हो, कंडीशन वही है कि मॉलिक्यूल के दो टुकड़े हो सकते हो, मॉलिक्यूल के दो इक्वल हम लोग डिवीजन कर पाए, क्लियर है, दो एंड बराबर हो, पहला और लास्ट, तो दो टुकड़े बराबर कर पाओ। लेकिन स्टीरियोजेनिक सेंटर्स जो है ना बच्चे, वो ओड हो। तो एक्टिव का फॉर्मूला आपने बना रखा है 2n-1 माइनस 2n-1/2। एक बार फिर सुन लो, 2n-1 माइनस 2n-1/2, नॉट n/2 माइनस, n/2 -1 नहीं, n-1/2। और जो मीजो फॉर्म्स हैं वो निकलेंगी 2n-1/2। क्लियर, यानी यही हो गया सेम। अब अगर इन दोनों को जोड़ दो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अगर इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल निकलेंगे, वो क्या निकलेंगे, 2n-1। चेक कर लें एक बार ध्यान से। यह एक छोटी सी बात और पता चलेगी आपको, ये मैंने लिखा COOH, ये मैंने लिखा COOH, ये OH, ये H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, ये COOH। अब थोड़ा सा नजर मारना बच्चे इस पे, इस कार्बन जो ये वाला सेंटर वाला ना, ये वाला, इसकी हरकत देख रहे हो आप कि इस पे OH H तो अलग अलग है, लेकिन ये दोनों ग्रुप्स इस पे सेम है। तो शायद आपने पहले कभी सुना हुआ, आई डोंट नो, ये जो कार्बन है ना बच्चे, इसको हम बोलते हैं सूडो कारेल कार्बन। इट इज नोन एज अ सूडो। मैंने कहा था ना आपको, ऑप्टिकल में जितने पंगे लो उतने कम है। बुक्स लिखी पड़ी है ऑप्टिकल पे पूरी की पूरी ना, हजार पेजेस की। तो जो कह रहा हूं उसको लिमिटेड फॉर्म में लेकर आए। तो ये कार्बन आपके पास कैसा कार्बन है, सूडो कारेल कार्बन। अभी जो सूडो कारेल कार्बन है ना बच्चे, सूडो कारेल कार्बन, इसके दोनों तरफ कायरल कायरल है। तो दोनों तरफ कायरल कायरल होने की वजह से ये तो एग्जैक्ट कायरल है, ये एग्जैक्ट कायरल है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के दो इक्वल पीस इस एक्सिस पे हो सकते हैं। इस मॉलिक्यूल को तो इक्वल पार्ट्स में मैं इस एक्सिस पे कर सकता हूं। तो जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो ध्यान से। सूडो कायरल कार्बन बोला तो है, लेकिन इसका जो बिहेवियर है दो कायरल के बीच में होने की वजह से रिजल्टेंट कायरल फॉर्म में ही होएगा। तो जो आपके दिमाग में मैंने बात सेट करनी है, एक बार उसको मैं वापस वहीं से स्टार्ट करता हूं जहां से मैंने इसको शुरू किया था ना, लिखना शुरू किया था। सबसे पहली बात, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैंने आपको बताना शुरू किया कि एक मेरे पास ये सेंटर है जो कायरल तो नहीं है, लेकिन दो कायरल से घिरा हुआ है। तो इस मॉलिक्यूल को आप लोगों ने PSEUDO सूडो कारेल बोला, और सूडो कारेल कार्बन की काउंटिंग कारेल में ही होएगी। यहां भी कारेल। अब इस मॉलिक्यूल के तो इक्वल डिवीजन कर सकते हो, हाँ जी बिल्कुल, H पे H, OH पे H और COH पे, जैसे कॉपी फोल्ड होती है ना वैसे फोल्ड हो जाएगा मॉलिक्यूल। अगर एक्टिव नंबर निकालना है तो बच्चे 2^3 - 1 इस 3 की जगह, माइनस 2^3 - 1/2, सोल्व कर ले, 2^2 माइनस 2^1, 4 - 1, 2^1 होता है क्या, 2 - 2, तो कितने आइसोमर बन गए आपके पास, 2। और अगर कोई इसके मीजो निकालेगा तो पहले 2 लिखेगा, ये तो एक्टिव हो गया ना बच्चे। 2^3 - 1/2, 2^3 - 1/2, 2^2/2। दो आइसोमर आपके पास इसके क्या बन गए, मीजो। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं आपसे, क्लियर ना। तो कुल मिलाकर अगर आप एग्जैक्ट रीच बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हम मॉलिक्यूल के तो इक्वल टुकड़े कर रहे हैं,
बिल्कुल ठीक है। इक्वल टुकड़े करने के बाद हमारी अप्रोच कायरल कार्बन पे जा रही है। कायरल कार्बन तो हमें साफ दिख रहे थे फर्स्ट एंड थर्ड, लेकिन अगर दोनों तरफ इक्वल है और वो भी कायरल है तो एक सूडो कायरल कार्बन भी कायरल की तरह ट्रीट होएगा। अब यहाँ n की वैल्यू ओड हो गई है। अब जैसे मैंने भी सोल्व किया था, इसकी जगह वैल्यूज पुट करते जाओ, सोल्व करते जाओ, टोटल निकालना हो तो सीधे आंसर निकाल लो। बोलो जी, दो ये टोटल 4 हो गए ना बच्चे। चलो, अब डायास्टीरियोमर्स, अब हमारा चैप्टर अप्रोक्सीमेट एंडिंग की तरफ है। बस एक मैं आपको ना कॉन्फॉर्मर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं। अब एक रिवीजन करवाना है, नंबर ऑफ आइसोमर का पता चल गया कि अगर मेरे पास मोलिक्यूल के तो इक्वल हाफ नहीं हो रहे तो सीधा 2n। अगर इक्वल हाफ हो रहे हैं और एन की वैल्यू अगर इवन है, क्लियर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे, 2 रेस टू पावर n माइनस 1 एक्टिव, 2 n/2 - 1 मीजो। ठीक है, और अगला भी बताई था वो याद ही हो गया आपको। नाउ लिसन केयरफुली, ध्यान से एक एक बात को सुनना। डायास्टीरियोमर ज्योमेट्रिकल भी होते हैं, क्लियर ना, और मतलब कुल मिलाकर मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर नॉट मिरर इमेज को अंडरलाइन कर दिया, बाकी सब काट दो। और यहां मैंने क्या कर दिया, नॉट, ये जो एनेंशियोमर है, एनेंशियोमर, क्लियर। अब मैंने इसमें बड़ा सिंपल वो बात लिखनी है जो मेरे काम की हो। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, और यहां मेरे पास सिंपल नॉन सुपर इंपोजिबल, बस इनफ है। काम की बात को अंडरलाइन कर दिया बच्चे, क्लियर। अब डायस्टीरियोमर सिस एंड ट्रांस है बच्चे, आपकी तो कॉपी भर दी थी मैंने इस बात को लेकर, एमपी बीपी ये वो, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना, क्योंकि है ही अलग अलग स्ट्रक्चर भाई, सिस एंड ट्रांस टू ब्यूटिन, सिस एंड ट्रांस, एमपी बीपी ये वो, स्टेबिलिटी सब, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल है, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो लीवो लैक्टिक एसिड, इसमें सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होएगा, वो पता ही क्या होएगा, वो होएगा एंगल ऑफ रोटेशन का, बस। अब डिफरेंट केमिकल सिस एंड ट्रांस, भाई अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने, या फिर हम आगे जाके देखेंगे। सिस टू ब्यूटिन, ट्रांस टू ब्यूटिन का जो आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स भी अलग अलग होते हैं, इसमें तो बहुत काम करने वाला है। तो अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों मर्ज हो गए अब। और इसको मर्ज कर दें, आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये दोनों मर्ज हो गए, तो ज्यादा लिखने की नीड ही नहीं है। फिर मैं समराइज कर दूंगा इसके नीचे यहां पर आधी लाइन में, डिफरेंट सोल्युबिलिटी, भाई जब फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई हैं, क्लियर, तो सेपरेशन के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर लो, जो हम प्यूरिफिकेशन पढ़ेंगे कभी ना कभी। इसको नॉर्मल वाले टेक्निक से अलग नहीं कर सकते आप एनिंशियोमर्स को, इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आगे जाकर, क्लियर। अब स्लाइट डिफरेंस इन मोलिकुलर शेप एंड पोलैरिटी, क्लियर, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय क्रोमेटो, भाई ये दोनों इकट्ठे हो गए, फिजिकल टेक्निक लगाकर इन दोनों का सेपरेशन कर सकते हो, और फिजिकल टेक्निक लगाकर इनका सेपरेशन नहीं कर सकते हो। आई मीन लंबा चौड़ा लिख रखा है। अब देखो, डायास्टीरियोमर हमेशा पीपीएल को रोटेट करे ऐसा जरूरी नहीं होता, सिस ट्रांस के बारे में ऐसा थोड़ी बोलते हैं, लेकिन एनिंशियोमर के बारे में पता है कि वो पीपीएल को रोटेट करते हैं, वन इन क्लॉकवाइज एंड सेकंड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आप इसकी समरी बनाने में इंटरेस्टेड हो, एक साइड डायस्टीरियोमर, एक साइड एनिंशियोमर, तो पहले नंबर पे क्या लिखा जी आपने, नॉट मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेज, और यहां क्या लिख दिया बच्चे, मिरर इमेज, आगे आपको पता ही क्या लिखना है, क्लियर, नॉन सुपर इंपोजिबल। नंबर 2 क्या लिखना है जी, डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और यहां क्या लिख दिया, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तीसरे नंबर पे ये 4/5 उठा लिए, फिजिकल टेक्निक्स लगाकर, क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिजिकल टेक्निक्स लगाकर सेपरेशन हो सकता है। इनका सेपरेशन फिजिकल टेक्निक से नहीं हो सकता, फिजिकल टेक्निक से इनका सेपरेशन नहीं हो सकता। लास्ट एंड फाइनल, मे और मे नॉट रोटेट पीपीएल, पीपीएल को रोटेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते,
मे और मे नॉट रोटेट द पीपीएल, जबकि इनके बारे में गारंटीड है कि ये पीपीएल को क्या करेंगे, रोटेट। वन इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेकंड इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसलिए ऊपर वाले पे विश्वास मत करना आप। क्लियर, इसकी समरी निकालकर मैंने नीचे लिख दी है, बस उसी को 2-3 बार पढ़ना। अगर मैं एक राउंड और मारूं तो इसको एक लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा, अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली पकड़ पाए तो। और डायस्टीरियमर आपको पता है कारियल कार्बन वाले भी बनाए थे और सिस्ट्रांस वाले भी बनाए थे। अब एक और हेडिंग थी आपके यहां पर कि मॉलिक्यूल्स विद नो कारियल कार्बन। कारियल कार्बन नहीं है, नो कारियल कार्बन बट शोज कायरलिटी। कायरल कार्बन नहीं है लेकिन फिर भी कायरलिटी, और कायरलिटी का मतलब तो पिछले 3-4 दिन में सबके दिमाग में परमानेंटली एंटर कर गया होगा। कायरलिटी का मतलब क्या होता है, अनसिमेट्री, ठीक है ना। कायरल कार्बन नहीं है लेकिन कायरलिटी शो कर रहे हैं। तो पहला तो मेरे पास कौन है, क्यूमुलेटेड पोलीन्स, क्यूमुलेटेड पोलीन्स with even number of double bonds, with even number of the double bonds, even number of the double bonds, क्लियर। और फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन should be bonded with, first and last carbon should be bonded with different groups। अगर इस पे आप प्रॉपरली काम करके स्ट्रक्चरली जाना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है इस बारे में कि अगर मेरे पास ओड नंबर की जगह इवन नंबर की जगह ओड हो जाए तो क्या बन जाते हैं बच्चे, ज्योमेट्रिकल। याद है ना 1357 वाले क्या थे, ज्योमेट्रिकल। बस कंडीशन ये थी कि फर्स्ट एंड लास्ट अलग अलग होने चाहिए, जिससे एरियल डिस्टेंस फिर आप मेजर कर पाओगे ढंग से। नाउ लिसन केयरफुली, ये बच्चे कैसा हो गया sp2, ये कैसा हो गया sp, ये कैसा हो गया sp2, ठीक हो गया। अब सारे बच्चे समझदार हैं, एक इस पे अनहाइब्रिड, इस पे 2 अनहाइब्रिड, क्लियर, और इस पे 1 अनहाइब्रिड। तो आप सारे समझदार हो। इस पूरे का इसके साथ साइडवाइज ओवरलैपिंग, इस पूरे का इसके साथ साइडवाइज ओवरलैपिंग। तो एक तो वो प्लेन जिस पे आप लिख रहे हो, एक वो प्लेन जो आपके साइड में दीवार है, एक दीवार आप सामने झांक रहे हो वो है, एक दीवार आपके साइड वाली है। इन दोनों में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, क्लियर, परपेंडिकुलर। तो इनके तो इक्वल डिवीजन नहीं हो पा रहे, तो मॉलिक्यूल में प्लेन गायब हो गया, मॉलिक्यूल में प्लेन गायब हो गया। इसीलिए हमेशा कंडीशन रखो 2 4 6 8 10 12 इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे तो क्यूमुलेटेड पोलीन्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगी, क्योंकि उसके अंदर पीयूएस का लैक कर गया, पीयूएस उसमें आई नहीं, पीयूएस का पीयूएस डेफिशिएंट कर गया। तो इस वजह से मतलब कुल मिला के सिमेट्री डेफिशिएंट कर गया। अब दूसरी बात, अब इसमें कायरल कार्बन तो था नहीं, बट मॉलिक्यूल रिजल्टेंट कैसा था, अनसिमेट्रिकल। और कल परसों शायद मैं यही बात आपसे जब हम डिस्कशन कर रहे थे बोला था कि जैसा हम बनाते हैं ना वैसा है नहीं, एक्चुअली ये वाला है। ये देखो, ये वाला प्लेन इसके साथ 90 डिग्री पर है, ये बात मैंने आपको बोली थी 1-2 दिन पहले, अगर आप मेरे को सुन रहे थे तो, क्लियर। ये वाला प्लेन इस वाले के साथ ये बाइफिनाइल्स टर्फिनाइल्स ऐसे चलेंगे, ये 90 डिग्री पर एक दूसरे के, मतलब ऐसा होना चाहिए मॉलिक्यूल। तब भी मैंने ऐसे ही दिखाया था आपको कैमरे में, क्लियर, ऐसे ही होना चाहिए। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल पड़े हुए, ऐसे पड़े हुए, पैरेलल पड़े हुए, क्लियर, तो आप समझ के चलो कभी भी इन्होंने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पार्टिसिपेशन नहीं करना। मैं वहीं आ रहा हूं वापिस, क्लियर। अगर मेरे को कोई बोलेगा इसमें मैंने एक पेज ऐड करना है, हाँ भाई, किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बोल दो, नहीं तो मैंने एक पेज ऐड करके आपको बस बताना है कि काम कैसे करना है। लो जी, अगर आपके पास इसी हिसाब से सी एन लास्ट बाइफिनाइल्स आ जाए, या फिर इसी हिसाब से 4 जैसे डबल बॉन्ड होते हैं ना बच्चे,
ठीक है जी। तो कुल मिलाकर मुझे इनका एक दूसरे के 90 डिग्री पर होना, एक दूसरे का 90 डिग्री पे होना मस्ट है। अगर एक दूसरे के 90 डिग्री पर नहीं होंगे फिर मैं वहीं लेकर आऊंगा आपको कि इसके अंदर एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। और ये वाली जो इनकी ऑर्थो लोकेशंस हैं, इनका नोमेनक्लेचर का स्टाइल भी अलग होता है। ये जो इनकी ऑर्थो लोकेशंस हैं, इनकी जो ऑर्थो लोकेशंस हैं, क्लियर, ये ऐसे ग्रुप्स से हम लोग ऑक्यूपाई करवा दें कि इनका रोटेशन बंद हो जाए। पता है क्या हुआ, एक दूसरे के पहले तो 90 डिग्री पर चले गए ये, और उसके बाद यहां कुछ बल्कि ग्रुप्स लगा रखे थे आपने, और बल्कि ग्रुप्स इनको फिर वापस पैरेलल आने ही नहीं देते। तो सबसे पहले जेई ने इसी क्वेश्चन को डिस्कस किया था आपसे, 6 नाइट्रो डाइफेनिक एसिड ऐसा नाम था उसका, क्लियर। या NO2 जोड़ा हुआ है, या COH जोड़ा हुआ है, यहाँ COH जोड़ा हुआ है, यहाँ नाइट्रो जोड़ा हुआ है, क्लियर। नाम रख दिया 6 डैश डाई नाइट्रो डाइफेनिक एसिड। लेकिन मैं आपको बड़ा सिंपल वे में सारी चीजों को समझाने के मूड में हूं कि अगर मेरे पास डबल बॉन्ड्स का नंबर पोलीन्स के अंदर अगर डबल बॉन्ड्स का नंबर 2 4 6 8 10 12 मतलब इवन हो, फर्स्ट लास्ट अलग अलग से ऑक्यूपाई हो, तो गारंटीड उसके अंदर 90 डिग्री अपने आप ही बन गया, 90 डिग्री अपने आप ही बन गया जब डबल पोलीन्स लेकर चले। लेकिन जब आप बाइफिनाइल्स टर्फिनाइल्स ऐसा लेकर चले तो आपको बताना पड़ेगा कि सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन चल रहा था। अगर मैं यहां पर ग्रुप्स जोड़ देता हूं अलग अलग, यहां मैं ग्रुप्स जोड़ देता हूं, यहां मैं ग्रुप्स जोड़ देता हूं जो इनको 90 डिग्री पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेके आ जाएंगे, तब ये मॉलिक्यूल भी एक दूसरे के साथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना शुरू कर देंगे। ये आपके दिमाग में बात जानी चाहिए। चेक करने के लिए मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूं वापस। देखो अगर आपको समझ में आ रहा है, लाइन देखो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अलोंग द बॉन्ड ड्यू टू बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स एट द ऑर्थो पोजीशन। कुल मिला के जो उसका मेन टारगेट है वो शायद तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा होगा। जैसे ये वाला इसके साथ 90 डिग्री पर है, ये वाला इसके साथ 90 डिग्री पर है, प्लेन का लैग कर गया, प्लेन का लैग कर गया, और जैसे ही प्लेन का लैग किया इमीडिएटली आपने इसको क्या बोलना शुरू कर दिया, दोज आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या 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 हो, एच होएगा ना फिर दूसरा वाला। तुम क्या कह रही हो मैं वापस बताना। मैंने ये स्ट्रक्चर लगा लिया, ठीक है, दूसरा एच है ना बच्चे, ये स्ट्रक्चर इसको रोटेट नहीं होने देता, बल्कि से मतलब था ना हम लोगों को। और अगर मैं उस लाइन को फिर पढ़ूं तो शायद तुम इस बात को पकड़ भी लोगी। क्या लिखा, restricted rotation along this bond due to bulkies at ortho position not ortho positions। एक ही लगा दोगे तभी, ये तो मैक्स पॉसिबल है कि रोटेट, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करवा दी इसने। तो तुम्हारे यहां मीनिंग क्या निकला, ये था जैसे तो स्ट्रक्चर रोटेट करना बंद कर गया, ये खुद बल्कि थे। तुम मान के चलती हो कि वो एक ही पोजीशन पे लगा है, लेकिन दूसरी पोजीशन एच ने ऑक्यूपाई कर रखी है ना बच्चे, और इसने स्ट्रक्चर को रोटेट करवाना बंद कर दिया जब ये 90 डिग्री पर आया। चार बच्चे, हाँ जी, हाँ हाँ, अगर 90 डिग्री पर है तब। और ये आपको बाय डिफॉल्ट यस ही बोलना है इस पे, क्योंकि जैसे हमारे बुकलेट है ना, क्वेश्चन बुकलेट, वहां उसको 90 पे दिखा नहीं पाया वो, जबकि उसको एग्जैक्टली ऐसे ही शो करने चाहिए थे। नहीं तो बच्चे को हैवी कंफ्यूजन होता है कि बाइफिनाइल ये तो बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है, ऐसे दिखाना चाहिए इसको। और मैं इस पे आपको 1-2 दिन पहले बोल भी रहा था कि दिस शुड बी शोन लाइक, ऐसे दिखनी चाहिए ये ना पैरेलल में, क्योंकि मैं उसको बना नहीं पाता, मुझे इसको ड्रॉ करना नहीं आता ये। लेकिन प्रिंटिंग में तो ड्रॉ हो ही सकता है ना ये, तो प्रिंटिंग में ड्रॉ होएगा तो वन शुड बी ऑन परपेंडिकुलर ऑफ सेकंड। आप देख पा रहे हो फर्क इसका, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर जा रखे हैं, और इनमें बताना नहीं पड़ता 90 डिग्री, बाई डिफॉल्ट ही 90 डिग्री पर है। जहां 2 4 6 8 इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो बाई डिफॉल्ट ही 90 डिग्री पर है, क्योंकि उसका तो हमने स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करके देख लिया। शुरू करें भी एक छोटा सा काम अब, लास्ट एंड फाइनल देन एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म।
तो वो ज्योमेट्रिकल होएगा बच्चे। वही सेम कॉपी पेस्ट क्यों नहीं करते हो तुम लोग? 1 3 5 7 तो ज्योमेट्रिकल हो जाएगा, 2 4 6 हो तो ऑप्टिकल हो जाएगा, 1 3 5 7 डबल बॉन्ड हो पॉलीन्स में तो तुम्हारे पास ज्योमेट्रिकल हो जाएगा, 2 4 6 8 आपके पास अगर डबल बॉन्ड हो वहां फिनाइल्स आ जाए तो वो पीछे, अगर ओड हो तो ज्योमेट्रिकल, इवन हो तो ऑप्टिकल। बट फर्स्ट एंड लास्ट शुड बी बॉन्डेड विद डिफरेंट ग्रुप्स, और यहाँ ऑर्थो पोजीशन शुड बी बॉन्डेड विद डिफरेंट ग्रुप्स। बट एक लाइन है, एक लाइन, हैवी काम नहीं है कोई। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इसमें सिर्फ एक लाइन है, क्या? फ्री रोटेशंस अराउंड द सिंगल बॉन्ड, बस इसमें ये लाइन है, बस इस पूरे पैराग्राफ में ये लाइन है कि मुझे सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन की परमिशन है। जबकि जब डबल सीख चुके हो तो उसका नाम क्या कर दिया था? फ्रोजन। जब डबल सीख चुके हो तो उसका नाम आपने क्या कर दिया था? रिस्ट्रिक्टेड। जब डबल सीख चुके हो तो उसका नाम आपने क्या कर दिया था? क्लियर, रुके हुए रोटेशंस। जबकि यहां फ्री रोटेशंस पॉसिबल हैं। इस पूरे पैराग्राफ में ये लाइन है। चलो अब कह रहा जी किसी भी सिंगल बॉन्ड के अराउंड कितने रोटामर्स, रोटेशनल आइसोमर्स बन सकते हैं? मैंने कहा जी इनफाइनाइट। हर छोटे से छोटे एंगल पे डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है, हर छोटे से छोटे एंगल पे डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर है? अब इस पूरे के अंदर मैंने क्या बताया? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटामर्स बन सकते हैं। रोटामर रोटेशनल आइसोमर, सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होने की वजह से। अब थोड़ा सा मेरे साथ आगे टिक जाओ। इथेन, इथेन के रोटामर्स बनाने हैं मुझे, तो दो तरीके हैं, दो नाम मैं बोलने वाला हूं। एक फ्लाइंग डैश आप सीख ही चुके हो, क्लियर, और इसके अलावा एक आपने सीख लिया था, कौन सा वाला? फिशर। अब दो और सीख रहे हो। एक का नाम आपके पास है वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमन्स फॉर्मूले, जिसको न्यूमन प्रोजेक्शन बोलते हैं बच्चे, ठीक है? न्यूमन प्रोजेक्शन बोलते हैं जिसको, न्यूमन प्रोजेक्शन। और एक न्यूमन प्रोजेक्शन के अलावा, न्यूमन प्रोजेक्शन के अलावा एक होएगा हॉर्स। अब न्यूमन प्रोजेक्शन क्या है, थोड़ा सा फोकस करना बात पे ना। मेरे पास इथेन लिखा है बच्चे, उसमें से एक कार्बन को मैं डॉट से लिख दूंगा, कहते लिख दो। दूसरे कार्बन को मैं सर्कल से लिख दूंगा, कहते लिख दो। अब इसकी जितनी भी वैलेंसीज हैं वो 120 डिग्री पे अरेंज करके दिखा दूंगा फॉर कन्वीनियंस, नॉट एक्चुअल। एक्चुअल तो बच्चे आपको पता है 109 डिग्री का एंगल है, क्लियर। उसको 120 डिग्री पे अरेंज करके दिखा दिया, उसको 120 डिग्री पे अरेंज करके दिखा दिया। ये पहला कार्बन है, तुम्हारी तरफ है मान लो, ये दूसरा कार्बन है जो तुमसे दूर है, उस पे वैलेंसीज थी 3-3, उस पे वैलेंसीज थी 3-3। जो वैलेंसीज थी बच्चे वो तुमने 120 डिग्री पे, और जब एक दूसरे को कंप्लीटली ढक लें ये स्ट्रक्चर्स, तो इस स्ट्रक्चर को हमने एक नाम दे दिया इक्लिप्स। समझते हो ना? ओए ग्रहण लगना, सोलर इक्लिप्स, मून इक्लिप्स, ये इक्लिप्स, वो इक्लिप्स, है ना? हाँ, तो ये इक्लिप्स हो गया। एक स्ट्रक्चर ने, एक शेप ने दूसरी शेप को पूरी तरह से ढक लिया, उसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड। एक फॉर्म ने, ये तो हमें कन्वीनियंस के लिए इसको ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके देखना पड़ रहा है, अदरवाइज ये दिखे भी ना, पिछला वाला दिखे ही ना आपको। और एक वर्ड यहां इंट्रोड्यूस हो रहा है, जैसे H2O2 में एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था, डाइहेड्रल एंगल। जिस, ये बोन एंगल नहीं है, पहले बात तो ये समझ लो, बोन एंगल कोई नहीं चेंज कर सकता, बॉन्ड एंगल कोई नहीं चेंज कर सकता। बॉन्ड एंगल तो बॉन्ड एंगल है बच्चे, वो तो हाइब्रिड स्टेट से बना हुआ है। एक डाइहेड्रल एंगल है जिसके अराउंड फ्री रोटेशन हो रहे हैं, जिसके अराउंड फ्री रोटेशंस हो रहे हैं। एक तो मैंने आपको न्यूमन प्रोजेक्शन दिखा दिया, अब मैं आपको साहोर्स प्रोजेक्शन दिखा रहा हूं। इसमें एक बॉन्ड दिखाना है कार्बन कार्बन के बीच, फिर उस पर वही अरेंजमेंट दिखानी है, क्लियर। उसके जितने भी बॉन्ड्स हैं उसको 120 डिग्री पर अरेंज करके दिखाना है आपने, सिर्फ कन्वीनियंस के लिए। तो एक एच दूसरे एच के सामने, दोनों निचले वाले एच के सामने, तो इसको आपने क्या बोल दिया है? साहोर्स, और नाम दे दिया इक्लिप्स्ड फॉर्म। और ज्यादा फेमस कौन है? वो है न्यूमन प्रोजेक्शंस।
इथेन बना। अब इसमें सारे एक दूसरे के आगे पीछे हैं, मतलब ढक रखा है, छिप रखे हैं एक दूसरे के पीछे। तो यहां का जो डाइहेड्रल एंगल है थीटा, वो है 0 डिग्री। डाइहेड्रल एंगल जिसके अराउंड फ्री रोटेशन हो रहे हैं, दैट इज नोन एज डाइहेड्रल एंगल। जिस घूम रहा है ना स्ट्रक्चर, अब इसके लिए मेरे पास कोई बढ़िया सा पैडल घुमा रहा हूं मतलब साइकिल का, तो जिस एक्सिस के अराउंड वो घूम रहे हैं, पैडल थोड़ी घूम रहा है, पैडल का एक्सिस घूम रहा है, उससे पैडल की लोकेशन ऐसे बदलती जा रही है। वो एंगल जो घूमता जा रहा है ना, उसको बोलते हो डाइहेड्रल एंगल। आमने सामने है ना वो, एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के सामने, तो इसका डाइहेड्रल एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। अब जैसे ही घूमेगा डाइहेड्रल एंगल बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। अगर आप मेरे हाथों की लोकेशन चेक कर रहे हो तो ये देखो, ये साहौर्स हो गया। अब सुन भाई, यहां पहला वाला कार्बन है, ये इसका पिछला कार्बन है, ये मेरी तरफ वाले कार्बन है, ये इसके पीछे वाले कार्बन है। यहाँ इस पे बॉन्ड है, मतलब यहाँ एच 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 आर रखें, यहाँ एक दूसरे के आगे पीछे थे तो बिल्कुल घूमे नहीं, तो यहाँ का डाइहेड्रल एंगल क्या था, 0 डिग्री। इसको तुमने थोड़ा सा रोटेट, अब इसमें ना थोड़ा सा आपको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली घुमाना पड़ता है। मोलिक्यूल में तो दोनों ही कार्बन कट 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 ऐसे घूम रहे हैं। मान लो अगले वाले को कांस्टेंट रख के सोचना शुरू करो, अगले वाले को कांस्टेंट रख के सोचना शुरू करो, और पिछले वाले को घुमा दो 60 डिग्री एंगल से। ठीक है, तो इसको हमने थीटा इज इक्वल टू क्या बोल दिया, 60 डिग्री। और आपको पता है इस 0 से 60 के बीच में अगर मैं एक एक डिग्री भी घुमा देता तो नया फॉर्म बन जाना था, और अगर मैं 2-2 डिग्री घुमा दूं तो भी नया, और 0.1 डिग्री घुमा दूं तो भी नया, और मैं अगर 0.01 डिग्री घुमा दूं तो भी नया। वो तो बस घूमने की नीड है ना, हल्का सा वेरी माइन्यूट एंगल घुमा, इमीडिएटली नया फॉर्म बन गया। हमें एक्सट्रीम वाले फॉर्म उठाने हैं यहाँ पर, एक्सट्रीम वाले। जैसे अब सोचो कि मैं इस सेकंड स्ट्रक्चर के आगे, सोच समझ के जवाब देना, इस सेकंड स्ट्रक्चर के आगे 60 डिग्री फिर घुमा दूं, हाँ, तो ये 0 डिग्री 120 पे आ गया, और ये 180 पे आ गया, ये 240 पे आ गया, ये 300 पे आ गया, ये 360 पे आ गया। ये दोनों एक दूसरे के अंदर ही खेलते रहेंगे एक्सट्रीम स्ट्रक्चर्स के अंदर। पहले वाले को तुमने नाम क्या दे दिया, इक्लिप्स्ड। ठीक है जी, और अगले वाले को तुमने क्या नाम दे दिया, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का मतलब होता है दो के बीच में एक। और कंपेरेटिवली जो पहला वाला स्ट्रक्चर है उसमें रिपल्शंस ऑफ द बॉन्ड ज्यादा होने की वजह से ये भाई साहब क्या हो गए, अनस्टेबल, और बाद वाले कंपेरेटिवली क्या हो गए, स्टेबल। बोलो बेटा, कोई नहीं, आराम से, हमें कौन सा जल्दी है, क्योंकि यही सेम टाइप के क्वेश्चन तुम्हें उसने बुकलेट में दे रखे हैं। ये रहा बच्चे, डॉट लिखा था ना ये वाला, डॉट कार्बन को डॉट बोला है ना। मान लो ये इथेन है, पेन दिख रहा है ये वाला पेन, ये कार्बन, ये जो ये कार्बन की ये वाला जो है ना, ये पिन है जो, ये कार्बन है और पिछला वाला भी कार्बन है। तो मैंने इस कार्बन को डॉट और इस कार्बन को सर्कल से शो कर दिया जिससे मॉलिक्यूल दिखता रहे हमें पेज पे। ये पिछले, हाँ जी, ये पीछे वाला भी सर्कल भी कार्बन ही है और अगला वाला भी कार्बन ही है। अब ये सब चीजें बता रखी हैं, और एक बड़ी सिंपल सी बात है कि इन दो फॉर्म्स के बीच में डिफरेंस ऑफ एनर्जी सिर्फ 12.5 किलो जूल पर मोल है। और अगर इतना आप मेरे से बात करते हो तो ही इतनी एनर्जी आपकी या तो लूज जाती है, आपको मिल जाती है। यानी रूम टेम्परेचर पे ये दो जो इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म है, उन दोनों के बीच की एनर्जी का डिफरेंस है। और रूम टेम्परेचर पे ये इजीली फ्रीली रोटेशन कर रहे हैं। तो अगर कोई चाहता है इनका सेपरेशन करना रूम टेम्परेचर पे, तो भूल जाओ, इम्पॉसिबल। कोई बोल रहा है कि मैं स्टैगर्ड को इक्लिप्स को स्टैगर्ड से सेपरेट कर लूंगा, अलग कर लूंगा, तो भूल जाओ, कुछ नहीं हो सकता ऐसा। ये सब इस पे लिखा हुआ है।
इतना इतना उतार लो, ये पैराग्राफ पढ़ना नहीं पड़ेगा। डिफरेंस ऑफ eclipse and staggered in the ethane difference is 12.5 किलोजूल पर मोल। दैट्स वाई इनका रूम टेम्परेचर पे इतना फास्ट इंटर कन्वर्जन हो रहा है, यू कांट सेपरेट दीज टू फॉर्म्स। लो जी, अब है स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। सारी दुनिया जानती है जहां जहां एंगल स्ट्रेन है, स्ट्रेन कहीं भी है, चाहे एंगल हो चाहे कहीं भी हो, स्टेबिलिटी को हमेशा डिक्रीज करता है। चलो ये इसमें लिखा हुआ था। दूसरी बात, एक स्ट्रेन होता है आपके पास टोर्सनल स्ट्रेन। टोर्सनल स्ट्रेन, स्ट्रेन तो स्ट्रेन ही है, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए ये स्ट्रेन किस वजह से होता है, मतलब टोर्सनल की वजह क्या है। जैसे आगे जाकर ना मेरे पास नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन का स्ट्रेन होएगा, क्लियर, नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन, एक स्टेरिक स्ट्रेन होएगा, तो स्टेरिक भीड़ की वजह से होएगा, क्लियर। नॉन बॉन्डेड लोन पेयर बॉन्ड पेयर टाइप से कुछ होएगा, क्लियर। तो कहीं ना कहीं अगर मेरे पास टोर्सनल स्ट्रेन की बात कर रहा है तो वो है ड्यू टू बोन्स। पहले तो हम समझ लें ये है किसकी वजह से, ड्यू टू बोन्स। ओके, स्ट्रेन कहीं भी जितना ज्यादा होएगा स्टेबिलिटी को कम करेगा। रोटेशन अराउंड सीसी बॉन्ड is not completely free, it is hindered by small energy barrier 1 to 20 12.5 आया ही था due to weak repulsion interaction between the adjacent bonds। तो मैंने इतनी तामझाम की ही नहीं, सिंपल लिख दिया टोर्सल स्ट्रेन मतलब ड्यू टू बोन्स। और जितना स्ट्रेन बढ़ता है बच्चे वो तो स्टेबिलिटी के इनवर्स जाएगा ही जाएगा, हमें तो टाइप पता होना चाहिए बस। अगला आपके पास कौन सा है जी, वो है नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शंस, लोन पेयर वगैरह। और अगला कौन था, स्टेरिक, ये किसकी वजह से, ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और स्टेरिक हिंड्रेंस वाला, स्टेरिक स्ट्रेन जिसको बोलते हो, वो किसकी वजह से होएगा, भीड़ की वजह से, ग्रुप्स। एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन में खतरनाक है, साइक्लोब्यूटेन में थोड़ा कम हो गया, बताया था ये तो सारा, आपको याद करो आज से कुछ मेरे ख्याल में 5-6 दिन पहले ना। The molecule tends to achieve a conformation which maximize the attraction and minimize the repulsion। वो तो रूल ही है, ये तो हाइब्रिडेशन का भी रूल है। जो भी ऑर्बिटल बने हुए हैं वो ऐसे एंगल पे जाते हैं जिससे रिपल्शन मिनिमम हो जाए और स्टेबिलिटी ज्यादा, अट्रैक्शन तो भूल ही जाओ, इनके बीच में कभी कोई होएगा। ये स्टेरिक स्ट्रेन की बात कर रहा है, भीड़ की। जैसे आपके पास है ना ये नॉन बॉन्डेड के अंदर ही उसने एक स्टेरिक भी डाल दिया और हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप से भी डाल दिया। वो मैं सारी बात आपसे भी करने वाला हूँ ब्यूटेन बनाकर। पहले तो तुम इस पे कंफर्मेशन दो कि तुम्हें एंगल स्ट्रेन, टोर्सनल स्ट्रेन बॉन्ड की वजह से, नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन, इसके अंदर में एक स्टेरिक, इसकी वेराइटी डाल देते हैं आगे ना, इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, और यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप से बढ़ा देते हैं। हाँ हाँ बोल बेटा। हाँ हाँ तब आई नहीं ना, वो 109 डिग्री पे आना चाहिए था, आई नहीं, इसी वजह से अनस्टेबल हो गए बच्चे। साइक्लोप्रोपेन जिंदा कहाँ रहता है ज्यादा देर तक, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन पे कोई ना कोई रिएक्शन हो जाती है, एडिशन। हाँ तो ठीक है, साइक्लोपेंटेन में प्रॉब्लम क्या, बनाते हैं हम साइक्लोपेंटेन, 1 डिग्री का एंगल है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, तभी तो लिखा है स्टेबिलिटी ज्यादा है इसकी। स्टेबिलिटी लिखा हुआ है, तो पढ़ू इस लाइन को, यहाँ कहीं ना कहीं लिखा ही होएगा, जबकि मेरे को इस बात से कोई मतलब था नहीं वैसे। साइक्लोप्रोपेन से ज्यादा स्टेबल साइक्लोप्रोपेन से ज्यादा स्टेबल साइक्लोब्यूटेन है, और साइक्लोब्यूटेन से ज्यादा स्टेबल साइक्लोपेंटेन, और साइक्लोपेंटेन से ज्यादा स्टेबल साइक्लोहेक्सेन है। ये स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं, ये देखो भी ध्यान से। सबसे पहले ब्यूटेन, लिसन केयरफुली, मैंने ब्यूटेन को फर्स्ट एटोल ऐसे लिखा, फिर इसका एक सिमेट्रिकल टाइप का 2 और 3 कार्बन्स को, एक कार्बन यहां लिख लिया सेकंड नंबर,
ये पीछे लिख लिया थर्ड नंबर। जो सेकंड नंबर कार्बन है उस पे एक मिथाइल है, 2 H है। थर्ड नंबर कार्बन पे भी एक मिथाइल है और 2 H है। ठीक है जी। अब ये जो डाइहेड्रल एंगल है, जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सब जानते हैं 0 डिग्री है। ये जो डाइहेड्रल एंगल है ये 0 डिग्री है। अब इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, ज्यादा रैंडम नहीं हो तो एक साइड आप अपनी चॉइस से फिक्स कर लो, दूसरी को घुमा दो। ये 60 डिग्री हो गया बच्चे। जबकि मोलिक्यूल दोनों ग्रुप्स को दोनों साइड से रोटेट कर रहा है, आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए काम किया है। ये थीटा इज इक्वल टू 120 हो गया। क्लियर है। उसके बाद एक और बना देना है, जो तुम्हारी साइड वाला है उसको फिक्स कर रखा है। अब मिथाइल यहां चला गया, H यहां चला गया, H यहां चला गया, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। उसके बाद मान लो, मैं थोड़ा सोच समझ के जवाब देना भाई, मान लो मैं इसके बाद एक और 60 डिग्री घुमा दूं, 240, 240, तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर रिपीट करेगा, ए या बी या सी या डी? 240 पे कौन सा स्ट्रक्चर रिपीट करेगा? सी। बस इसका उल्टा होएगा वो ना। अच्छा, फिर उसके बाद 240 के बाद 360 पे कौन सा स्ट्रक्चर रिपीट करेगा? ए नहीं, बी। उल्टा चलने लग गया अब। और अगर 360 लेके चलूं, कुछ पता चला ये क्या हो गया? पक्का? अब आगे आपको ना इस पूरे को एक्सप्लेन करेगा। नाउ लिसन केयरफुली, एक एक चीज को हाईलाइट करके। कहां जा रहा है भाई? नाउ लिसन, सबसे पहले फोकस करता हूं मैं इसको, दिख तो रहा होगा तुम लोगों को ये हमारे दो मिथाइल पास पास, थीटा 0 डिग्री था। टोरसल स्ट्रेन बॉन्ड बॉन्ड एक दूसरे के पास थे, बॉन्ड वाला स्ट्रेन हाई है। और जो तुम्हारे पास स्टेरिक स्ट्रेन था, दो मिथाइल बड़े बड़े ग्रुप पास पास है, तो स्टेरिक स्ट्रेन भी वेरी हाई है। क्लियर? भीड़ की वजह से जो स्ट्रेन आया, इतने सारे दुख हैं इसकी जिंदगी में, किसके? इक्लिप्स के। स्ट्रेंड है बेचारा, टेंशन में जी रहा है, तो ऐसे बंदे को बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होना चाहिए। इसको हाई लेवल पे मोटिवेशन की नीड है, अनस्टेबल। क्या आप सच में समझे? गायब हो गए सारे। चलो अच्छी बात है। उसके बाद 60 डिग्री पे घुमा दिया तो फुली इक्लिप्स के बाद एक फॉर्म बनती है, गोश फॉर्म, या इसी को बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में जो भी फॉर्म बन जाए, स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में जो भी फॉर्म बन जाए, स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में जो भी फॉर्म बन जाए, दोस ऑल आर नोन एज अ गोश फॉर्म, GAUCHE, और स्क्यू फॉर्म। क्लियर ना? लोग अलग अलग तरीके से इसको प्रोनाउंशिएट करते हुए मिलेंगे। कोई इसको गाउची फॉर्म बोलता है, कोई इसको गुच्ची फॉर्म बोलता है, कोई इसको स्क्यू फॉर्म बोलता है। मेरे को गोश फॉर्म समझ में आता है, मैं गोश फॉर्म बोलता हूँ। क्लियर है? आपको जो बोलना बोलते ना, प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती है, समझना मैटर करता है। क्लियर? तो ये अब सोचने वाली बात क्या, टोर्सनल स्ट्रेन मतलब बॉन्ड वाला स्ट्रेन थोड़ा दूर दूर चले गए, एब्सेंट हो गया। स्टेरिक अब मॉडरेट सा हो गया, देखो ना। और जैसे इसको 120 पर लेकर आए, फिर वापस टोर्सनल स्ट्रेन हाई हो गया। लेकिन मिथाइल H मिथाइल था, तो वेरी हाई से स्टेरिक स्ट्रेन किस पे चला गया? हाई पे। वेरी हाई से ये जो स्टेरिक स्ट्रेन था, भीड़ वाला स्ट्रेन, ये कहां चला गया? हाई पे। कम हो गया ना, मतलब थोड़ा सा। अब हम इस फॉर्म को लेकर चल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? स्टैगर्ड। और स्टैगर्ड का एक दूसरा नाम कौन चलता है? एंटी। स्टैगर्ड का एक और नाम चलता है एंटी। अगर आप मेरे को एग्जैक्टली सुन पा रहे हो, तो सब कुछ एब्सेंट हो गया। दो मिथाइल एक दूसरे के अपोजिट चले गए, बॉन्ड एक दूसरे से बहुत दूर पड़े हुए हैं, तो टोर्सनल स्ट्रेन बॉन्ड की वजह से स्ट्रेन, और स्टेरिक स्ट्रेन भीड़ की वजह से स्ट्रेन, दोनों गायब हो गए। और गायब होते ही ये भाई साहब इस दुनिया में अमर हो गए, मतलब हाईली स्टेबल। स्टेबल स्टेबल स्टेबल, मैंने गलत लिखा, हाईली स्टेबल। ओए, हाईली स्टेबल।
इक्लिप्स फॉर्म हाईली अनस्टेबल है। अगर कोई स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले, पीछे लेकर चलता हूं, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, थोड़ा सोच समझ के आंसर देना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हाँ, मैंने रैंडमली लिख दिया, तुम्हें सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज कर देंगे। ये ठीक, डीबीसीए नहीं, डीबीसीए क्यों नहीं? सी पे, यहां तो एक दूसरे से बहुत ही दूर है। यहां स्ट्रेन तो आ रहा है स्टेरिक वाला। डीबीसीए, डीबीसीए क्यों भाई? तो कुल मिलाकर सबसे पहले किसकी स्टेबिलिटी लिखोगे आप? स्टैगर्ड की। फिर किसकी लिखोगे? स्क्यू की। हाँ, एक ही बात है, स्क्यू की। फिर किसकी लिखोगे? दैट इज द इक्लिप्स। क्लियर है? अब इसमें थोड़ा सा तड़का मारना है मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, उसको ध्यान से सुन लेना। क्लियर? ये मैंने यहां लिखा, वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ जेई मेंस, वेरी फेमस क्वेश्चन। उनको पता नहीं इस क्वेश्चन से इतना प्यार है कि इसको बार बार डालते हैं इस क्वेश्चन को ना। उन्होंने एक डाला, हमने ढेरों सारे बना लिए ऐसे। लो जी, अब होएगा क्या? जब तुम इसका स्क्यू फॉर्म बनाओगे ना, वैसे तो स्टैगर्ड फॉर्म स्टेबल होता ही है बच्चे, वैसे तो स्टैगर्ड फॉर्म स्टेबल होता ही है, लेकिन स्टैगर्ड फॉर्म जो इक्लिप्स फॉर्म है ना बच्चे, इक्लिप्स फॉर्म, उस पे खतरनाक टाइप का ना टोर्सनल, टोर्सनल समझने लगे ना, टोर्सनल बॉन्ड का स्ट्रेन, इसका टीएस बड़ा ज्यादा है, इसका टीएस बड़ा ज्यादा है। लेकिन जैसे ही तुमने इसको स्क्यू में बदला, तो अब क्या होने वाला है? हाँ जी, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, उनके बीच में हाइड्रोजन अगर फंसा हुआ मिल जाए, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अगर उसमें हाइड्रोजन फंसा हुआ मिल जाए, तो आपको वहां मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है जी। और अब ये जो स्क्यू फॉर्म बना, ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पोलैरिटी के बीच बॉन्डिंग होने से इक्लिप्स से तो ज्यादा स्टेबल है ही, ये एंटी से भी ज्यादा स्टेबल हो गया है। एंटी समझते हो ना? स्टैगर्ड, ओ एच, ओ एच, 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 इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं पाई, तो ये एंटी से भी ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? स्क्यू। अब आप समझे ये फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम्स क्यों रहा? क्योंकि बच्चे तो रट्टा मार के गए, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल, लेकिन इन चारों चारों के ऐसे 40 और बना लो, एफ ओ एच, ओ एच, ओ एच, एन एच टू ओ एच, एन एच टू एफ, उन सबके अंदर एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हो गया, जिसको तुमने क्या बोला? इंटरा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मोलिक्यूल, और वो फैक्टर इसको स्टेबल करने में रिस्पॉन्सिबल हो गया है। ये वाला बेटा, कौन से वाले में बेटा? इस वाले में नहीं यार, चार के बाद तो रिपीट होने लगते हैं। कहां पर? इसको हम हटाते हैं यहां से। क्लियर? ये मेरे पास 0 डिग्री है, ये मेरे पास, एक सेकंड, आ रहा हूं एक सेकंड, इसकी बात कर रहा है 1 2 3, यहां टोर्सनल एच मिथाइल, मिथाइल एच, इन दोनों को, हाँ हाई हाई लिख दो, वो वैसे मिस हो गया होगा उनके दिमाग से। क्लियर ना? मिथाइल एच है, इथाइल, ये दोनों सेम ही है ना, मिथाइल एच, मिथाइल एच आमने सामने, हाँ ठीक है बिल्कुल, ये दोनों सेम ही, बस पलटी मारे हुए ना, स्ट्रक्चर तो सेम ही है, आगे पीछे दिखोगे सेम ही स्ट्रक्चर, यहाँ के बाद तो रिपीट ही होता है ना। ठीक है,
क्यों भाई? कई बार इसकी ना एनर्जी प्रोफाइल भी बनती है, इसकी एनर्जी प्रोफाइल बनाते हैं, चेक करना भाई। भाई इसको देखकर हमें पता लगाना है, एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड रुकना। ये बराबर लेवल ले गया और ये हायर लेवल ले गया। अब इसमें ना एक एक चीज को रिपीट करेंगे, ध्यान से सुनना। यहाँ तुम जब थे ना बच्चे, यहाँ जब तुम थे तो ये तुम्हारे पास एनर्जी एनर्जी है, और इधर डिफरेंट फॉर्म्स हैं। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, क्लियर। यहाँ आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ये वाली जो जगह है ना बच्चे, ये किसको इंडिकेट कर रही है? इक्लिप्स को। एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्लियर। उससे थोड़ी सी कम एनर्जी किसकी हो गई है? वो पार्शली इक्लिप्स है, सॉरी स्क्यू फॉर्म है। और यहाँ पार्शली इक्लिप्स है। पार्शियल इक्लिप्स समझ गए ना तुम लोग? पक्का? और ये एंटी फॉर्म है। उसके बाद फिर रिपीट होने लगेगा, इस लेवल पे ये रिपीट हो जाएगा, इस लेवल पे ये रिपीट हो जाएगा, इस लेवल पे ये रिपीट हो जाएगा, और इस लेवल पे ये दोनों रिपीट हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होएगा आपके पास? एंटी फॉर्म। ऐसे कई बार ना बुक्स के अंदर एनर्जी प्रोफाइल बनाते हैं इसका। इसको कर ले एक सेकंड। ये तुम्हारे पास एक आरपीएसएस की ना, एक ही है शायद, टोटल 3 है। इसकी असाइनमेंट तो नहीं होगी मेरे ख्याल में यार, मेरे पास शायद अवेलेबल है नहीं। हाँ फिर आई नहीं होगी ना। हाँ आई नहीं होगी ना। बुक वो इनफ है, बुक बच्चे 60% बुक भी हो जाए ना, तो तुम हमेशा के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विनर हो जाओगे, अगर 60% बुक भी हो जाए। जल्दी जल्दी करो भाई, पहला डन है इसका। ओए, इसमें क्या कह रहा है वो? कार्यल सेंटर गिनने के लिए बोल रहा है, डन है। चलो, रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इज मेजर्ड बाय, ठीक हो गया। हाँ भाई, ये थर्ड नंबर हो गया भाई। थर्ड में कोई दिक्कत नहीं ना बच्चे? फोर्थ डन करूं, पांचवें में चलूं? हाँ पांचवा बोलना बेटा। ठीक है, सिक्स बोलो। नोमेनक्लेचर 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 का 1 2, नोमेनक्लेचर का 1 2 बच्चे। इसको क्या हो गया अब? सक जा भाई। नोमेनक्लेचर का 1 2 बेटा। ये आपके पास 1, ये 2, ये 3, यहां से 1 2 3, क्लियर है। इस 2 वाले को, इस 3 वाले को आर देना, एस देना, वो नोमेनक्लेचर का 2 3 है। ये 2 3 2 3 नोमेनक्लेचर का 2 3 है। इसका क्या जवाब दूं? क्योंकि पेपर सेटर के दिमाग पे डिपेंड करता है, लेकिन जनरली जो केमिस्ट्री केमिस्ट्री का कंसर्न रहता होगा ना, मुझे लगता है 2 क्वेश्चन से ऊपर कभी डालेगा नहीं सामने वाला। और नीट में एक क्वेश्चन, वो भी यस और नो, आ भी सकता है नहीं भी। इस पेपर में 2 से ऊपर नहीं डालेगा पेपर में, पक्का। अगर केमिस्ट्री वाला दिमाग मेरे हाथ में पेपर हो तो मैं ऐसे बनाऊंगा भी यार, 2 से ऊपर मत डालो नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन। और वो 4 ऑप्शन देखकर ही आइडिया सा लग जाता है क्या आंसर बनेगा उसका। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इससे फिनोल बनाते हैं हम लोग ना। आयुष कुछ बोल रहा था। बच्चे पहले इस पे डन कर दो मेरे को फटाफट यार। क्या आपको इसमें कोई और बचा डाउट आरपी इसमें? चलो अब आयु कौन सा बेटा?
फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नीचे आ जा अभी तो फटाफट, अब क्यों टाइम खराब कर रहा है बच्चों का। फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैन एग्जिस्ट बिटवीन ऑल एक्सेप्ट अल्कोहल ईथर, यस एरोमेटिक अल्कोहल एल्डिहाइड, एरोमेटिक अल्कोहल एल्डिहाइड पूछा था मेरे से किसी ने, मेरे को शक आ रहा है। हाँ मैं तुम्हारा नाम लेने वाला था, तुम एक्सेप्ट कर गई, बच्चे बोलते ही नहीं तो। ये एरोमेटिक अल्कोहल है बच्चे, ठीक है। अब एल्डिहाइड लिख रहा है वो, तो मेरे को तो कई बार ये समझ नहीं आता कि इनका मोलिकुलर फॉर्मूला ही मैच कैसे करेगा, या तो एलिफेटिक को एलिफेटिक से, या इस पूरे को, या तो मैं इससे कंपेयर करूँ, इससे मोलिकुलर फॉर्मूला ही मैच नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, डबल बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेगा, वो जो छूटेंगे वहां पे वो कहां जाएंगे। जब तू डबल बॉन्ड निकालेगा वहां के हाइड्रोजन पे कैसे बैलेंस करेगा। मोलिकुलर फार्मूला ही सेट नहीं हो रहा बच्चे, फार्मूला वो फिनोल होते हैं पुत्र जी। when OH is directly attached with benzene ring, those are known as phenols, and when OH is attached with the side chain of the benzene ring, those are known as alcohols, aromatic alcohols। बोल बेटा। ये रहा, बस फॉरवर्ड जाएगा, इसका मतलब आंसर ये वाला आ जाएगा। के इक्विलिब्रियम हाईएस्ट, तुम इक्विलिब्रियम वाले बच्चे हो, जब इसका रिएक्शन चलेगा बच्चे, मतलब इसमें टोटोमिज्म होएगा, टोटोमिज्म होने के बाद इन भाई साहब की शक्ल अकल कुछ ऐसी हो जाएगी, और ये अंदर ही अंदर ये डांस करने लगेंगे, मतलब रेजोनेंस करने लगेंगे, इतना खतरनाक डांस में बिजी हो जाएंगे बेचारे, फिनोल को भूल ही जाएंगे, रिजल्ट रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाए रहेगी ऑलवेज, जैसे इसमें हुआ था, जैसे कि इसमें हुआ था, ठीक है ना। और दसो, हाँ जी, इसको पढ़ेगा बट मतलब करो नहीं पढ़ेगा में, तो ऐसे लगता है बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ेगा में तो बहुत खतरनाक मजबूरी होती है, कोई कहते हैं ना पापा ये खाना पड़ेगा, मम्मी खाना पड़ेगा, सर ये पीना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, सर ये करना पड़ेगा, पढ़ेगा में बहुत खतरनाक मजबूरी है। मैं बोलता हूँ ना मुझे क्लास नहीं पड़ेगी, तो साफ लगता है समझ जाते हैं मैनेजमेंट वाले कि इंटरेस्टेड नहीं है ये है ना। ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल, तो स्ट्रक्चर इसका बनाना ही होगा, पड़ेगा नहीं ही होगा है ना। और बोलो जी। 101% होते हैं बेटा। मैं आपको एक डेफिनेशन और बताऊं इसकी, इस टोटोमेरिज्म की, इट इज द वन स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ऐसे भी लिखते हैं इसको। हम्म, क्योंकि तुमसे पहले पहले लिख रहा हूं, इन दोनों का डिफरेंस रेजोनेंस एनर्जी है, बस आंसर आ गया, है ना गूगल से भी फास्ट हम लोग हम्म, आगे कितने मतलब, कितने कितने आदमी थे, ये एक एन बनेगा, ये आइसो बनेगा, ये बच्चे आपके पास 2 डिग्री अमाइन बनेगा, टोटल गिनने हैं तो ये प्राइमरी गिनने, क्वेश्चन की वैरायटी में टोटल पूछ रहा है तो 4 है, और उसमें भी अगर आपसे कारल कारल कोई है ही नहीं इसके अंदर,
तो टोटल 4 बन जाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मिलाकर। 2 प्राइमरी, 1 सेकेंडरी, 1 टर्शरी। एन पेंटेन तो नहीं बनता बच्चे, लेकिन ठीक है बोल देते हैं ना। हाँ, ये ऐसे बोल देते हैं, जबकि पेंटेन के साथ एर लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है। कॉमन नेम ऑफ द पेंटेन इज एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। कॉमन नेम ऑफ द पेंटेन इज एन पेंटेन, कॉमन नेम। और बोलो जी। हम्म। ये एसपी है। हाँ, ये भी sp2 है, ये sp2 है, ये sp, दो sp हैं। हम्म हम्म हम्म। क्वेश्चन करने से ना एक चीज पता है फायदा, पता है क्या होता है? क्वेश्चन धीरे धीरे करके ना हम और अवेयर होकर पढ़ने लगते हैं। जैसे अभी इसमें गलती करने लग गए ना, ओल, तो वो ओल मिस हो गया, तो हमने क्वेश्चन को अलग ढंग से प्रेडिक्ट कर लिया ना। और देखो। हम्म। बच्चे ये कंपल्शन लिखा हुआ है बुक्स में कि अगर चेन की लेंथ सेम रहेगी तो वो एग्जैक्ट आपके पास फंक्शनल आइसोमर बनेंगे। पोजिशनल, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट अगर आपको पोजिशनल बनाना है तो चेन लेंथ शुड बी सेम। हाँ, कई बार तो मीजोमर, मीजो, ये कौन सा मर है मीजोमर? हम वो पॉलीफंक्शनल में होता, पॉलीवेलेंट में होता है वो तो। मुझे तुम केमिस्ट्री ना बुला देना यार। तुम रोज कोई ना कोई नई टर्म का इन्वेंशन करते हो। हाँ, ये धीरे धीरे बच्चे, पता है क्या है, एक छोटा सा गलती ना हमसे हुई है, हमसे मतलब 11th 12th में ना फोकस कम रहा है। अगर रहता ना, तो अब देखो ना, अब तुम्हारा फोकस बढ़ गया, तुम्हें टर्म्स आने लग गई हैं, तो जल्दीबाजी होती ही नहीं। ये गलती दोनों तरफ से होती है। सामने वाला भी फोकस नहीं करता, घर वाले भी फोकस नहीं करते, बच्चे तो छोटे होते हैं, वो क्या करें बेचारे, उनको अक्ल आती नहीं टाइम सर। संभाल सकते थे। हाँ जी, बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। अगर हेक्सेन है और थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन है। हम्म, ऐसे ढेरों निकलाएंगे, ऐसे ढेरों निकलाएंगे। अब देखो बच्चे ना, 1 2 3 4 5। ओके, ये 5 ही था पहले वाले में। हाँ, तो अब इसके साथ प्रॉब्लम पता है क्या आ गई है? अब इसको मैं किस टाइप का आइसोमर बोलूं? इसमें लोकेशन भी बदल गई। 3 क्लोरोपेंटेन, क्लियर। अब यहाँ 2 क्लोरो और उसमें 2 मिथाइल, तो ना तो इसमें चेन की लेंथ सेम रही और ना ही लोकेशन सेम रही, क्लियर। अब बुक्स इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, बुक्स जो मैंने पढ़ी हैं मना करती हैं कि आप इसको किसी भी टाइप का, किसी दो स्ट्रक्चर का आपस में आइसोमर होना मस्ट थोड़ी होता है बच्चे, कि ये दो आइसोमर होंगे ही होंगे। लेकिन कुछ ऐसी बुक्स है, 10 में से एक, नो नहीं, नो बुक्स मना करती हैं। एक बुक क्या लिखती है, इसको लिख दो, दीज टू आर द पोजिशनल एज वेल एज द चेन आइसोमर्स, जबकि मैं लिटरली इसको अपोज करता हूं। बोलो। हाँ, 5 की चेन थी और चेन बदल गई, लेकिन उसमें पोजीशन भी बदल गई। और किसी भी दो स्ट्रक्चर का आपस में आइसोमर होना कोई मस्ट थोड़ी है, वो नहीं भी तो हो सकते, भी आइसोमर है ही नहीं। नहीं बच्चे, पोजीशन ऑफ थर्ड भी तो बदल दी ना उसने क्लोरो की।
मिथाइल के रिस्पेक्ट में, या फिर एक ऐसा करो ना, इसका अच्छा क्वेश्चन बना लेते, अच्छे ऑप्शन बना लेते हैं हम लोग। विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल इट इज चेन आइसोमर। विद रिस्पेक्ट टू क्लोरो तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना, हम अच्छे ऑप्शन बना सकते हैं इसके। अगर कोई बहुत शार्प क्वेश्चन बनाना चाहते तो ऐसे हो जाएगा ये। विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल इज द चेन आइसोमर, ये ठीक रहेगा। बोलो जी, बोलो और बोलो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। बच्चे पता क्या किया करो, सबसे पहले ना आप लोग कुछ ऐसे ड्रा करो, उसके बाद इसको फोकस कर लिया करो, फिर इस पे लगे हुए ग्रुप्स को पकड़ लिया करो, फिर इस पे लगे हुए एच को आंसर आ जाएगा इससे। हाँ वो गड़बड़ कर दी। पहले आप स्ट्रक्चर, और इससे भी आसान तो पहले 6 कार्बन की चेन बना लो, फिर उसके 3 पर ये लगा दो, फिर इसके खाली पेट भर दो सबके, फिर इसको फोकस कर लो। हाँ बोलो बोलो। ऑब्जेक्टिव किसका 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 किसका? ऑप्टिकल आइसोमर का नंबर बताओ। देखो बच्चे, जब ये वाले स्ट्रक्चर्स पढ़े हो ना, जैसे ये आपके पास CS2 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 इस टाइप के स्ट्रक्चर पड़े हो, वैसे एक बात बताऊं आपको, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं जिसको आप 5 मिनट में समेट पाओ। क्लियर? ये बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर आपको ना एग्जैक्ट चीजें, जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है, जैसे मैंने आपको क्यूब के रिस्पेक्ट में समझाया था ना, तो उसमें मुझे समझना पड़ता है। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें तो प्लेन आ गया बच्चे, मैंने इसको रीड्रॉ कर दिया अगले वाले स्ट्रक्चर को। कौन सी लोकेशन लगी थी बच्चे इसके? 1 और 2, ये 1 लगा दी, ये 2 लगा दी। रीड्रॉ करने की हमारे पास परमिशन है, रीड्रॉ करने की, ये मैंने गलत लिख दिया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। रीड्रॉ करने की परमिशन हमारे पास है, तो मैंने इसको रीड्रॉ कर दिया, एच मिथाइल एच मिथाइल। समझ पा रहे हो? अगर मैं इसको कुछ ऐसे बना देता तुम परफेक्टली समझ जाती कि इसमें कौन आ रहा है। नहीं 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 नहीं, ज्योमेट्रिकल तो है, हम तो जिस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं अभी, पीयूएस एओएस के रेस्पेक्ट में है ना, पीयूएस होगा ना। और अगर तुम बात करोगी एग्जैक्टली तुम समझ पा रही हो कि अब हम चाहते क्या है। अब मान लो तुम्हारे पास यहाँ एक एच पड़ा हुआ है, इसके पैरेलल में एक एच है, तो मैंने पता क्या किया, इन दोनों एच को यहाँ मिलाया। यहाँ मेरे पास COOH पड़ा है, इसके अपोजिट में COH पड़ा है, मैंने इन दोनों COH को मिलाया, तो एक पॉइंट ये आ गया जिससे सेम ग्रुप्स की डिस्टेंस सेम थी, इसको हम COS बोल देते हैं। जबकि अगर मॉलिक्यूल के इक्वल 2 पार्ट्स हो जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता है। तो फर्स्ट हाँ 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 बोलो बोलो। इसमें बच्चे अगर देखोगे ना, तो इस सेंटर से सारे के सारे कार्बन की डिस्टेंसेस क्या जा रही हैं? सेम जा रही हैं। हाँ कोई कंटेन हो सकता है किसी के अंदर POS COS। अब मैं फिर वापस वहीं आता हूं जहां से शुरू किए थे हम लोग। मेरे पास अगर एक क्यूब लेकर चलूं, तो कोई कहेगा कि इसके अंदर सिर्फ COS है, तो बहुत बड़ी गलती ना हो जाएगी मेरे से? मेरे पास तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, मेरे पास तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो किसी मॉलिक्यूल में अगर सारे मिलते हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मिल रहे हैं मिल रहे हैं। नहीं ये तो बच्चे RS नेमिंग से हुआ है ना, मैंने इसको कैरेला कैरेल देने का तरीका बताया था ना, RS नेमिंग। अगर आपको कैरेल प्रूव करना है तो ये दोनों RR हो या दोनों SS हो, और आपको भी तरीका बताया था, पहले इसको लिख लो, फोर्थ लोकेशन पे लीस्ट प्रायोरिटी वाला लिया हो, फिर इसकी आगे कर लो, फोर्थ पे लीस्ट वाला लिया हो।
नहीं नहीं, फिर तो अकार्यल हो जाएगा ना बेटा, वो तो मीजो हो जाएगा ना फिर, क्योंकि एक कार्बन पे इथाइल इथाइल क्लोरो क्लोरो मिथाइल मिथाइल लगे हुए। अगर ये आर एस एस आर होता है तो ये कार्यल हो जाएगा। बच्चे अगर मैं यहाँ पे एच एच ओ, हाँ 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 हाँ, अपोजिट नहीं होनी चाहिए। अगर ये आर आर एस एस हो गया, आर एस हो गया, तो ये अकार्यल हो जाएगा ना। हाँ 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 हाँ, वैसे ऐसे सोच सकते तुम ना, एक और तरीका भी था ये वाला। ये हाँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री वाली है ये ये तो इन्होंने ऐसे लिख के दे दिया बच्चे, तो आसान हो गया काम। इस पॉइंट से दोनों मिथाइल, इस पॉइंट से दोनों मिथाइल, इस पॉइंट से दोनों क्लोरीन। हाँ, इसको बनाकर देख लेते हैं जी। मेरे पास कौन था? हाँ, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, या फिर हाँ, एक सेकेंड। ये तो बना वही था, यहाँ 1 और 3, ये और ये ओ एच ओ एच एच एच। अगर ये पलटी मार जाता ना तो फिर इसमें ना आ पाती, अभी इसमें पी एस आ जाएगा। मान लो ओ एच नीचे एच ऊपर, ओ एच नीचे एच ऊपर, जैसे मैंने 5 स्ट्रक्चर नहीं बनाए थे वेरी फर्स्ट डे मीजो बनाते हुए। अब ये दोनों ओ एच सेम साइड जा रहे थे ना, इसलिए इसमें हमने पीओएस ढूंढ लिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। नहीं, फिर सेंटर कहां से लाते आप? लोकेशन 1 3 पे है ना, लोकेशन इसकी कहां पर है? 1 3 पर है ना। यहाँ है एच, यहाँ एच, यहाँ ओ एच है, तो सारे एटम सेम पॉइंट से डिस्टेंस पे थोड़ी होते। ये इस जगह पे 1 2 3 4 तो पॉसिबल हो सकता था, 4 पे इस लोकेशन पे होता ना। अपोजिट पोजीशन फिर सेम ग्रुप सेम पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे होते, तब हो सकता था ये। हम्म, बॉन्ड एंगल तो बच्चे 109 डिग्री होएगा ऑलवेज, और बॉन्ड लेंथ भी सेम रहेगी, लेकिन डाइहेड्रल एंगल बदलता रहेगा 0 और 60 डिग्री। इथेन तो इथेन ही है, इथेन के एंगल तो हम बदल नहीं सकते कभी भी, वो तो 109 डिग्री रहना है। और बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन की और कार्बन हाइड्रोजन की सेम ही रहनी है ऑलवेज। इनफाइनिट, हाँ 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 हाँ। 8, आपको भी बताया था। मिथाइल का 1 है, इथाइल का 1 है, प्रोपाइल के 2 है, ब्यूटाइल के 4 है, पेंटाइल के 8 है। कहो तो बना के दे देता हूँ, आओ मेरे साथ। ये मेरे पास पेंट, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सारी प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए ना बच्चे, क्योंकि फाउंडेशन सेट हो रहा है। जब पीएमटी लेंगे तब लेंगे, लेकिन फिलहाल हम तैयारी करके तो बैठ जाएं। ठीक है जी, 1 2 3, मिथाइल एच हटाया, एच आया, एच हटाया, 4, ये 5 6 7, और इनमें से कहीं से भी हटा दो, ये 1 बन जाएगा। तो टोटल इससे 3, इससे, हाँ बोलो बेटा। कल वाली स्लाइड्स दिखा दें तो ये लो जी, ये यहाँ है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं किसकी बात सुनूं, मुझे बताए कोई। हाँ, अनिकेत, थोड़ा सा आप ही को देखना पड़ेगा, कल हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे। ये तो मीजो वीजो तो वेरी फर्स्ट डे का डिस्कशन था। अब मैं जल्दी जल्दी इसको आगे पीछे भेज रहा हूँ, इतने ने जपनीत अपनी बात बोल दो फटाफट। ये पहली, ये इसके बाद की स्लाइड, जपनीत बात बोल दो।
एक बार फिर बोलना, ट्रांस। ओए, ट्रांस। हाँ हाँ, ये मैंने साइक्लोहेक्सेन बनाया। एक सेकंड रुक जाओ बस, अभी पता चल जाएगा। ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, ये एच है, ये एच है। जिस एक्सिस के पर्सपेक्टिव में बोलते हो उसको आप चूज नहीं करते हो। जिस एक्सिस को चूज करते हैं ना बच्चे हम लोग, मान लो इस एक्सिस के अगर, तो इस पे इक्वल फोल्ड हो सकते हैं। उस एक्सिस पे कुछ भी पड़ा हो, चाहे क्लोरोब्रोमो, चाहे COH पड़ा हो, चाहे कुछ भी पड़ा हो, तो उसके इक्वल इक्वल हाफ हो जाएंगे। एक सेकंड बच्चे, अब मैं ना अगली क्लास का टाइम स्टार्ट होने वाला है, 3 मिनट ऊपर हो गए, और मुझे ये स्लाइड दिखानी है ना। जिसको डाउट होंगे ना, फिर मैं 1:25 पे वापस लॉगिन कर लूंगा। वैसे मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं लॉगिन कर लूंगा फिर भी। आप बैठे रहना, मैं आ जाऊंगा। अनिकेत बच्चे देखना जल्दी से, बोलना बेटा, फटाफट बोल दो। हाँ, कौन सी एल्कीन है? 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन एंड 2 मिथाइल प्रोपीन। और स्ट्रक्चरल में पहले वाले पोजीशन लोगे, दूसरे वाले आपके पास इस पे रिंग भी बन जाएगा बच्चे, साइक्लो ब्यूटेन भी बन जाएगा। एक और आ गया, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी बन जाएगा। 5 तो यही हो गए। अब एक और बन जाएगा मुझे लगता है, जितना सोचेंगे उतना, और ये भी बन जाएगा। ये क्यों नहीं बनेगा? बोलो बेटा, क्यों नहीं बनेगा? हाँ, C4H8 हो तो रहा है। CH2, CH2, CH, और ये CH2। 1 2 3 4, 2 4 5, ये 2 4, ये हो गया पांचवा, ये 7। और कहाँ गया? नहीं नहीं नहीं, C आएगा इस पे, ओए C आएगा। 2 4 6 ही तो हो रहा है। हाँ ये ठीक है, मैं तेरी बात समझ गया। एग्जैक्ट नहीं होएगा बच्चे, क्योंकि ईन और साइक्लोएल्केन एग्जी, मैं तेरे अब तेरे साथ हूँ, बिल्कुल ठीक है।